उड़ीसा के कांडमामल डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ऋषि मंदी। इसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर बालकृष्ण भाई बताते हैं कि भैया, जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऑनलाइन गेम खेलने की बहुत ही गंदी आदत लगा दी थी। मैं हर समय इसी फिराक में रहता था कि कब मुझे टाइम मिलेगा और कब मैं अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलूंगा। अभी इसी बीच कॉलेज ख़त्म होने के बाद बालकृष्ण किसी कारण से अपने गांव वापस आकर रहने लगे। इनके गांव वाले घर में मोबाइल नेटवर्क बहुत कम आता था और इंटरनेट की स्पीड भी ना के बराबर थी। अब यहाँ बालकृष्ण बताते हैं कि भैया, इसी चक्कर में मुझे गेम खेलने के लिए ना मेरे जो गांव वाला घर है वहाँ उसकी छत पे जाना पड़ता था। पर यहाँ पे मसला ये था कि उस छत से कोई 40 मीटर दूर पूरा जंगल का एरिया स्टार्ट हो जाता था। पर इस छत पर जो इंटरनेट की स्पीड थी वो ठीक ठाक आती थी और इसी कारण बालकृष्ण का अड्डा बन गया था। अब एक दफ़ा करीब शाम 7:30 बजे बालकृष्ण अपना फ़ोन लेके सीधा उसी छत पर पहुंचते हैं। वहाँ बैठकर गेम खेल रहे थे, तभी इनकी नज़र जो है वो साइड में जंगल की तरफ जाती है। इन्हें उस जंगल के अंदर से कुछ हलचल सुनाई देती है, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए दोबारा गेम खेलने में लग जाते हैं। भाई, यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही भयानक सा इंसिडेंट। और अभी जो मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा था ना, ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से के बारे में तो अभी मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं है, तो चलिए आपको बालकृष्ण की इस आप बीती को शुरू से शुरू करते हैं। बालकृष्ण बताते हैं कि हमारे गांव रास मंदी में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है, इसलिए हम वहाँ से 10 किलोमीटर दूर फूलबनी में रहते थे। फूलबनी में मैं, मेरी माँ और मेरा भाई रहता था और मेरे पापा की आर्मी में जॉब थी, तो वो हमेशा घर से बाहर ही रहते थे। हम 3 लोग फूलबनी में रूम लेके रह रहे थे। इसी बीच भाई मेरा कॉलेज में एडमिशन होता है और मैं वहाँ अपने आगे की पढ़ाई के लिए बरहामपुर शिफ्ट हो जाता हूँ, जो फ़िलहाल वो वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। फ़िलहाल जो उस फूलबनी वाले घर में बालकृष्ण और उनकी माँ रह रहे थे। ये बताते हैं कि मैं उस समय हाई स्कूल में था और डेली जो एक नॉर्मल रूटीन रहती थी, स्कूल जाना, वापस आना, ट्यूशन, यही सब चल रहा था हमारी ज़िंदगी में। अब होता ये है कि रात को करीब 8 बजे या 9 बजे के आसपास खाना खाने के बाद बालकृष्ण की माँ सोने चली जाती है और यहाँ वो भाई अपने हॉल में बैठ के टीवी देखता रहता है। 11-12 बजे तक बालकृष्ण टीवी देखता है, उसके बाद वो सोने जाता है। बालकृष्ण बताते हैं कि अब हर बार की तरह सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा था। टीवी देख देख के उसकी आंख लग गई और अभी उसकी आंख में थोड़ा सा ब्लिंक हुआ था कि उसी बीच उसने देखा कि सामने से एक काला सा साया उसकी माँ के कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था। वो बताते हैं कि मुझे लगा शायद ये कोई वहम होगा, इसलिए उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद उसने वहीं सोफे पर करवट ली और उसने देखा कि वही काला साया उसके हॉल के कॉर्नर में खड़ा है। कोई 4-5 सेकंड तक उसने उसकी तरफ देखा और फिर आंख बंद कर ली। उसे लगा शायद वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब उस रात के बाद अक्सर मुझे सुनाई देता था कि मेरे घर के ऊपर जो छत है उस पर एक बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी लेके चल रहा है और ये जो लाठी को ऐसे पटकने और ठक-ठक की आवाज़ होती थी, वो आवाज़ उसे सुनाई देती थी, एकदम साफ सुनाई देती थी। जब ये आवाज़ लगातार 4-5 दिनों तक उसे सुनाई दी तो उसने इस बारे में मम्मी से डिस्कस किया और उसकी मम्मी ने भी वो आवाज़ सुनी थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, जाने दे, इसे टोकते नहीं है, अब ये सब चलता रहा है। बालकृष्ण हाई स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसी फूलबनी के अंदर एक कॉलेज था, वहाँ पर एडमिशन लिया था उन्होंने। फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म किया, सेकेंड ईयर ख़त्म किया और फाइनली थर्ड ईयर में पहुँच चुके थे। ये बताते हैं कि वो ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती थी ना छत के ऊपर, उसके हमें बहुत उस छत पे जो टक टक की आवाज़ थी वो मतलब उस चीज़ के वो आदी हो गए थे, उस आवाज़ के। उन्हें लगता था कि कुछ होगा, कुछ चिड़िया विड़िया कुछ काट पे चोंच मार रही होगी, उसकी आवाज़ आती होगी। पर वो उनको लगता है हम खामखा ज़्यादा सोच रहे हैं और यही सब सोच के उन्होंने इस बात को जाने दिया।
पर उन्होंने कभी भी उसको उस तरीके से डिस्कस किया ही नहीं। उसने उसकी मम्मी से भी इस तरह से डिस्कस नहीं किया कि मतलब मम्मी कुछ और भी हो सकता है, और ना ही उसकी माँ ने उससे कभी डिस्कस किया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बालकृष्ण बताते हैं कि भैया मैं कॉलेज जाने के बाद मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई थी। मेरे दोस्त बने, मेरी गर्लफ्रेंड बनी, और इन दोस्तों के साथ मुझे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग गई। टाइम ऐसे ही कट रहा था। फाइनली मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं उससे बात करता रहता था, लेट सोता था। अब एक दिन किसी बात पर मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है, तो मैं फ़ोन साइड में रख के चुपचाप अपने कमरे में आके सो रहा था। और इसी बीच करीब 12 बजे मेरी नींद खुलती है और मेरा गला एकदम सूखा हुआ था, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। बालकृष्ण बताता है कि यहाँ पर मेरे रूम में लाइट ऑफ थी। मैं उठा, अपने कमरे में बोतल नीचे रखी हुई थी, बोतल उठा के पानी पीने लगा। और जब पानी पी रहा था तो मुझे एहसास हुआ था कि रूम में ना, मतलब रूम का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे। इसी बीच उसकी नज़र कमरे के जो गेट है उसके ऊपर गई। गेट के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में देखते हुए सामने से एक वाइट कलर की रोशनी उसके रूम के अंदर घुस रही थी। जब ऐसा हो रहा था तो उसने इनके कमरे का डोर थोड़ा सा हिला। मतलब होता है ना, जैसे भूतिया फिल्मों में हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, उस तरह से दरवाज़ा खुला। अब यहाँ लालकृष्ण फटाफट पानी, ये क्या कहते हैं, बालकृष्ण फटाफट पानी पीते हैं, और उनको अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और वो चुपचाप अपने बेड पर आके सो जाते हैं। ब्लैंकेट जो थी उसको अपने मुंह पे ढक लिया, और वो मतलब इस तरह से ढका कि भाई वो चीज़ मुझे देख ना पाए और मैं उस चीज़ को देखूँ कि वो क्या है। पर भाई ऐसा होता है, थोड़ी देर आप आंख बंद कर लोगे तो सामने अंधेरा हो जाता है। ऐसा नहीं होता भाई। अब सुनना ध्यान से, इन्होंने क्या फील किया। अब भाई होता ये है कि वो चुपचाप ब्लैंकेट में मुंह ढक के लेटा हुआ था, और यही उम्मीद कर रहा था कि कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। तभी इन्होंने महसूस किया कि कोई इनकी तरफ चल के आ रहा है, और वो जो भी उसकी सांसें की आवाज़ वो सुन पा रहा था। और कुछ ही सेकंड के बाद बालकृष्ण ने फील किया कि वो कोई औरत है, और अभी जस्ट उसके बाजू में आके उसको जो तकिया था, वो तकिया के ऊपर हाथ रोल कर रही है। अब ये एहसास होते ही बालकृष्ण एकदम ज़ोर से चिल्लाता है। अब उसकी चीख सुन के उसकी मम्मी जो थी वो कमरे में आई। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई और कुछ फील किया, मैंने ऐसा फील किया। तो उसकी माँ ने कहा मुझे कुछ दिखाई दिया था। तो उसकी माँ ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरी कोई गलत फहमी हुई होगी, तू जो दिन भर मूवी वगैरह देखता रहता है ना, उसी का नतीजा ये है। अब ये होता ये है कि उसके बाद से हर दूसरे दिन उसको ये सब सुनाई देता है कि भाई किचन में कोई बर्तन गिरा रहा है, छत पे कोई भाग के जा रहा है, दरवाजे पे कोई नॉक करके जा रहा है। उसको ये सब एहसास होता है। और कभी कभी बालकृष्ण को सपने में वही औरत उसकी माँ का रूप धारण करके आती है और उसका आके उसका गला दबाती है। अब ये चीज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। बालकृष्ण हर दूसरे दिन अपनी माँ को बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तब उसकी माँ ने और बालकृष्ण ने डिसाइड किया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब इसका कॉलेज भी ख़त्म होने वाला था, 10-12 दिन बच गए थे। तब इन्होंने सोचा कि भाई कॉलेज फटाफट निपटा के हम गांव चलते हैं, वहीं पे रहेंगे। अब जो ये इंसिडेंट थे ये बहुत ज़्यादा होने लगे थे। तब बालकृष्ण की जो माँ थी वो आसपास में जाकर पता लगाने लगी कि फिर क्या ऐसा ऐसा मेरे बेटे के साथ हो रहा है, आप लोगों को कुछ पता है क्या, कहीं से कोई खबर मिलती है क्या। आसपास में पड़ोसी से पूछती है कि आप लोगों को इस घर के पहले जो रहते थे उनके बारे में कुछ पता है क्या। तब इनको कहीं से खबर मिलती है कि इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनकी फैमिली में एक बुढ़ा और बुढ़ी रहते थे। मतलब बुढ़ा तो छोड़ो, 50-60 साल की बुढ़ी अम्मा रहती थी। तो एक बार उनके बेटे, बहू और पोते इनको घर पर ही छोड़कर 2 दिन के लिए घूमने चले गए। और इसी दो दिन के दौरान, मतलब इसी 2 दिन के बीच में उस बुढ़ी अम्मा की
डेथ हो गई। अब जब तक उनके बहू और बेटे वापस लौट के नहीं आए तब तक उनकी बॉडी उसी तरीके से घर के अंदर पड़ी रही। और लोग बताते हैं कि उन्हीं की स्पिरिट इसी जगह पे लोगों को हर्ट करती है। जो भी यहाँ पे आते हैं तो उनको वो स्पिरिट दिक्कत देती है। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी कॉलेज ख़त्म हो जाता है, अभी उसके बाद ही हम चलते हैं। 3-4 दिन ही रह गए थे कॉलेज को ख़त्म होने में। तो इन लोगों ने फटाफट अपने बैग वैग पैक किए और उन्होंने बोला कि चलो गांव चलते हैं, क्योंकि इनका फूलबनी टाउन गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी था। तो मम्मी ने बोला कि तुम वहाँ से 4-5 दिन, मतलब 4-5 दिन बचे हैं तो तुम वहाँ से अप डाउन कर लेना वहाँ से। अब ये बताते हैं कि मेरे पापा भी रिटायर हो चुके थे, तो वो गांव के अंदर एक नया सा घर बना रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो उनके घर की पूरी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मतलब उनका घर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। और उनका जो गांव का जो घर था वहाँ से 30-40 मीटर दूर पर ही जंगल वाला एरिया शुरू हो जाता था। उसी के थोड़ा सा अंदर जाके एक शमशान घाट भी था। तो बताते हैं कि भैया उस घर में जब भी ना हम गए तो अक्सर फील होता था कि घर के छत पर कोई चल रहा है। लगातार दम 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 किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती थी। हमने गुरु को बुला के पूजा वगैरह करवाई, पर उनकी पूजा के कुछ दिनों तक ठीक रहता, फिर उसके बाद वही चीज़ें शुरू हो जाती। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इनके घर में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत थी, इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी, तो उनको ऊपर जाके इंटरनेट की स्पीड लानी पड़ती थी ढंग से। अब बालकृष्ण भाई जो था वो उसको गेम खेलने की लत लग चुकी थी, तो वह अक्सर फ़ोन लेके छत पर जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। अब पहले कुछ दिनों तक तो जाकर गेम खेलते थे तो कुछ नहीं होता था, उसके बाद आराम से 2-3 घंटे अपना गेम खेलते फिर नीचे आ जाते। इसी बीच बालकृष्ण बताते हैं कि जब भी मैं ऊपर बैठ के गेम खेलता था ना भैया, मुझे एहसास होता था कि जंगल की ओर से कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, पर क्योंकि किसी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाई थी, इसलिए मुझे लगता था कि शायद मैं पुराने घर में मेरे साथ जो है उसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। इन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसी दौरान एक शाम को 7:30 बजे ऊपर गेम खेलने के लिए पहुँचते। अब गेम खेलने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हैं। बात करते करते वो टहल रहे थे, और इसी बीच जो सामने जंगल था वहाँ से एक पत्थर आता है इनके छत पर। बालकृष्ण वहीं खड़ा था, उसके जस्ट पीछे आके गिरा। इनको लगा कि शायद मेरे घर वालों ने मुझे डराने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैं रात भर छत पर बैठा रहता हूँ, गेम वेम खेलता हूँ, इसकी वजह से इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। 2 दिन के बाद फिर से वही वो काम कर रहे थे। इस दौरान 2 पत्थर उनके साइड में आके गिरे। वो दौड़ के नीचे जाते हैं और घर वालों से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पत्थर क्यों फेंक रहे हो? तो घर वालों ने बोला कि पागल है क्या, हम क्यों पत्थर फेंकेंगे। अब बालकृष्ण बताते हैं कि वैसे तो मैं अपने रूम्स की लाइट ऑफ करके सोता हूँ, पर उस पत्थर वाले इंसिडेंट के बाद कमरे में एकदम लाइट जला के सोने लग गया, मतलब डर के मारे लाइट जला के सोने लग गया था। मुझे हर रात वो ऐसा फील होता था कि कोई ना कोई मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा होकर मुझे देख रहा है। और एक रात जब वो लेटे हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो उसने सुना कि उसके रूम में से किचन तक कोई औरत चल के जा रही है। उसकी पायल की आवाज़ें उसको साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला 1 मिनट रुक, और ये ना पायल की आवाज़ को नोटिस करने लगा कि कहाँ तक जा रही है। तो बालकृष्ण बताते हैं कि आवाज़ आगे किचन से सीधा जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी देर के बाद दोबारा लौट के उसके कमरे के पास आ गई। जैसे ही वो आवाज़ इनके बिल्कुल करीब आई, ये बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी सुनाया कि सुन दे कैसी आवाज़ आ रही है।
ये अपने कमरे की सारी लाइट ऑन कर देते हैं। जैसे तैसे वो रात काटते हैं। अगली सुबह इन्होंने अपने पापा को सारी बात बताई। इनके पापा ने बोला कि हमने भी वो आवाज़ सुनी थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास मेरे कमरे के सामने एक लड़की आके खड़ी हो गई और मुझे बुला रही थी। अब ये बात सुनकर सारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसी दिन ये लोग अपने गांव की कुलदेवी, जिनका नाम था बाराला देवी, उनके मंदिर जाते हैं। वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि घर के अंदर एक माँ और एक बेटी की आत्मा रहती हैं। बालकृष्ण के पापा ने जो कारीगर घर बनवा रहे थे उनके सामने भी ये बात रखी थी कि ऐसा ऐसा हमने रात को देखा। तब वो कारीगर बोला कि हम लोग जब काम कर रहे थे तब आपके घर में से एक मजदूर ने बालकृष्ण वाले कमरे में देखा था कि एक माँ और एक बेटी पंखे से लटक रही, यानी कि उन्होंने फांसी लगा दी। उनका पूरा शरीर बालू से सना हुआ था। और एक और मजदूर था जिसने रात के टाइम कोने में उन दोनों माँ बेटी को बैठे हुए दिखाई दी। अब इनके अलावा 2 और मजदूर थे जिन्होंने उस औरत को आम के पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखा। उस पेड़ पर बैठ कर अपनी बेटी को माँ थी, वो अपनी बेटी को कुछ खिला रही थी। वो औरत इनको कुछ नुकसान नहीं करती, बस एक टक इनकी ओर देखती रहती। अब भाई इन लोगों ने मैटर में और अंदर घुसने की कोशिश की। इन लोगों ने सोचा भाई पता नहीं कौन है, पता तो लगाया जाए। किसी के हाथ इन्होंने पूजा वगैरह करवा के शांत करे इसको। तब उन्होंने पता चला कि इनके पड़ोस में जो घर था ना, उसके घर की बेटी थी। अब बालकृष्ण बताते हैं कि वो जो जंगल वाले एरिया था उसके पास सिर्फ 3 ही घर थे, जिसमें से एक हमारा, फिर मेन रोड आता था, उसके बाद नीचे छत उत्तर के 15-16 घर बने हुए थे। 15-16 घर बने हुए थे। और जो ये लड़की थी, इसकी उदयगिरी टाउन में शादी हो रखी थी। साल 2008 में जब कांदामाल के अंदर दंगा हुआ था, तब उस दंगे में उनकी बेटी को मार दिया गया था दंगइयों ने। उसके बाद वह अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे जंगल के रास्ते होकर हमारे यहाँ पर, जो हमारा गांव था रासमंदी, यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आकर अक्सर अपनी मम्मी पापा के साथ रहने लगी। पर जो उनकी बेटी की डेथ हुई थी वो उससे उभर नहीं पाई। इन्होंने वहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तभी इन दोनों की आत्मा उस जगह पर हंट करती। इन्होंने हवन वगैरह कराया, पंडित जी को बोला कि यह शांत हो जाएगी, आप लोगों को तंग नहीं करेगी, रहेगी इधर ही, छोड़ के जाने वाली नहीं है। पर अब उसके बाद से बालकृष्ण और उनकी फैमिली सच्चाई के साथ रहने लगे, पर उसी स्पिरिट ने कभी भी इनको परेशान नहीं किया। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा इंसिडेंट जो आज हमको बालकृष्ण ने हमको भेजा, हमारे सब्सक्राइबर ने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। उड़ीसा के